Suppose there are two springs connected in series. Say here is a spring like this. Say its spring constant is K1. Here is another spring whose spring constant is K2. I want to represent the combination of these two springs by a single spring. मतलब I want to replace these two springs by using a single spring. चलो मानते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज के इक्विवेलेंट. ये अकेला स्प्रिंग ये दोनों स्प्रिंग का बराबर कब कहलाएगा? अगर इसको x0 खींचने से, अगर इसको x0 खींचने से ये एक रिस्टोरिंग फोर्स बनाता है F, और इसको भी x0 खींचने से ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स बनाते हैं F, तो हम कहेंगे ये अकेला इन दोनों का बराबर है. सिंपल सा चीज है भाई. x लेने में F फोर्स होता है. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? मान लो ये सारा चीज को एक डिब्बे के अंदर रख दिया गया, कुछ नहीं दिख रहा है अंदर एक स्प्रिंग है कि दो स्प्रिंग है. आपने x0 खींचा, देखा कि फोर्स आ रहा है F, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कहोगे? F by x0. यहाँ पर भी आपने x0 खींचा तो महसूस किया कि एक फोर्स F आपको खींच रहा है. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? F by x0. मतलब दोनों केस में स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर है. कहानी यहां से शुरू हुआ. तो लेट अस स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1. जब इसको हम x0 खींचे हैं, हाल क्या है? ये वाला एंड यहां पे आ गया है, खींच के ले लिए. तो देखो, तो अभी मान लो कि ये जो फिगर है, हम कहेंगे ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है. हम इसको खींच के रखें इधर से, और ये हमें खींच रहा है कुछ फोर्स F में. तो ये हमें खींच रहा है, मतलब हम भी उसको खींच रहे हैं. तो फिर ये स्प्रिंग भाग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये उसको उल्टा खींच रहा होगा. अब ये इसको खींच रहा है कितने में? F में, इसीलिए तो नहीं जा रहा है, रेस्ट में है. अगर ये इसको F में खींचेगा तो ये भी इसको F में ही खींचेगा. तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ irrespective of the type of the spring constant, stiffness and everything, हर एक स्प्रिंग में आपको बराबर स्प्रिंग फोर्स मिल रहा है. स्प्रिंग फोर्स here everywhere it is same, restoring force is same. ये चीज आपको समझ में आना चाहिए. तो पहला चीज जो हम डिस्कवर किए कि ओ इन सीरीज कनेक्शन the spring force is same in each spring. हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बराबर है. हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बराबर है. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, निकल गया तो समझ गए. दूसरा चीज, जब हम ये स्प्रिंग को इधर खींच के लेने की कोशिश कर रहे थे, स्प्रिंग अपना फोर्स बनाया और हमें रोकने की कोशिश किया. इस केस में भी ऐसे खींच के ले रहे थे, हम कोई F फोर्स में खींच के ले रहे थे, स्प्रिंग हमको यहाँ पर रोक दिया बाय पुलिंग लाइक दिस. जब इसको हम खींचे यहाँ से यहाँ तक, ये स्प्रिंग कुछ खुल गया होगा, ये भी स्प्रिंग कुछ खुल गया होगा. से x1 is elongation in K1, मतलब स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दैट यू अंडरस्टैंड. हाँ, उतना तो समझ में आता है. x2 is elongation in spring having constant K2. अच्छा, जब इसको खींचे ये थोड़ा सा खुल गया, ये थोड़ा सा खुल गया. सोचो कि ये 2 सेंटीमीटर खुल गया, ये 3 सेंटीमीटर खुल गया, तो ये पॉइंट कितना आगे जाएगा? 5 सेंटीमीटर. ये खुल गया x1, ये खुल गया x2, तो ये कितना आगे जाएगा? x1 प्लस x2. अच्छा, हमारा दूसरे फिगर में x0 क्या है? elongation in इक्विवेलेंट स्प्रिंग. अब ये अगर इनका इक्विवेलेंट है तो
तो हम उनके बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, x0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये तो समझ में आया। पर ये जो x1 है वो है क्या? हम जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, स्प्रिंग फोर्स कितना है, F। सीरीज में हर एक में स्प्रिंग फोर्स तो F ही है। अगर इसमें F है, इसमें F है, इसमें भी तो F है, तो इसमें x1 कितना है, F बाय K1, क्योंकि F इज इक्वल टू Kx होता है। इसमें कितना है, F बाय K2, और इसमें F बाय K इक्विवेलेंट। चलिए सबका वैल्यू डालें, मिला F बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F बाय K1 F बाय K2। वाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आ रहा है। F जो भी हो कैंसिल तो हो रहा है, मतलब 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। अगर दो स्प्रिंग जिनका कांस्टेंट K1 K2 है और वो सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम ऐसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर 2 के जगह 3 होते तो यहाँ पर और एक चीज जुड़ जाता, 1 by K3। So this way you can find out sum of the equivalent value of spring constant of a number of springs connected in series। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? अरे ना, अभी आगे पॉइंट नंबर 3 में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें इसमें से समझ में आ रहा है। अभी तक हम लोग जितना डिस्कशन किए उनमें से दो जो सबसे इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि when the springs are in series force has to be same। दूसरा, when the springs are in series the equivalent spring constant can be found by a formula like this। well, ठीक है, for इसमें हम लोग कुछ फैक्ट्स रिलेटेड लिखेंगे, इसमें फैक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, for two springs K1 and K2 in series, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला सही है, लेकिन ये ओरल कैलकुलेशन नहीं होता है। इसमें K1 K2 बाय K1 प्लस K2 दोनों स्प्रिंग का दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो। ये ओरल कैलकुलेशन की फॉर्मूला है, ये ओरल कैलकुलेशन की फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा। तीसरा, दूसरा, इन जनरल 1 by K इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे, 1 by K1 1 by K2, जितने लगे सारे को जोड़ो। तीसरा, K इक्विवेलेंट इज smaller than the smallest स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हो सकता है कभी कभार काम में लग जाएगा। मान लो कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 4, दूसरा का 10, तीसरा का 20, तीनों को सीरीज में लगा दी। जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इनमें से जो सबसे छोटा है कौन, ये इससे भी कम होगा। ठीक है, इससे भी कम होगा। The equivalent spring constant is smaller than the smallest spring constant, वो आप देख सकते हो। Now in bit number 4 मैं बहुत ही एक राज रिवील करने वाला हूँ, बहुत ही इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। This will now give you the relationship between spring constant and natural length, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी पहले से है। जितना ज्यादा लेंथ होता है उतना कम स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये जानकारी हमारे पास है। अब इसको थोड़ा और देखेंगे हम लोग तरीके से। ठीक है,
सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास एक स्प्रिंग है इतना लंबा वाला, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। चलो मानते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। कुछ होगा? चलो एक काम करते हैं, इस स्प्रिंग को बीच से दो टुकड़ा कर देते हैं, बीच से दो टुकड़ा कर देते हैं और फिर से जोड़ देते हैं। ये बन गया एक टुकड़ा और फिर से जोड़ दिए, ये बन गया एक टुकड़ा। कुछ डिफरेंस तो नहीं है ना? दो टुकड़ा किया और फिर से जोड़ दिया। चलो मानते हैं ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के डैश, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है के डैश। दो टुकड़ा करने के बाद दोनों को फिर से जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? के। क्योंकि तोड़े फिर से जोड़े, क्या फर्क पड़ गया? तोड़े फिर से जोड़े, क्या फर्क पड़ गया? ये के डैश था, ये के डैश था, अकेले में देख लिए, फिर जोड़ दिए, दोनों मिलके क्या होगा? वही तो स्प्रिंग है। अब ये जो दो सीरीज स्प्रिंग हुए, इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे इस केस में 1/k इक्विवेलेंट मतलब k, क्योंकि पूरा का स्प्रिंग कांस्टेंट तो k है ना, ओरिजिनल लिए थे, इज इक्वल टू 1/k डैश। थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा तो बढ़िया रहेगा, लेट मी क्लीन इट अप। सपोज इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमें मालूम है k। हम क्या लिखेंगे? 1/k equivalent is equal to 1/k dash, 1/k dash। और 1/k equivalent क्या है? 1/k, इधर क्या हो गया? 1/k dash, 1/k dash, 2/k dash। और ये क्या हो गया? k dash का वैल्यू कितना आया? 2k। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो? अगर पूरा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो आधा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? 2k। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप 1/3 लेते, ये आता 3k। मतलब जितना छोटा लोगे स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेम स्प्रिंग को मैं 3 टुकड़ा करता हूं। ये हुआ एक टुकड़ा, ये हुआ दूसरा टुकड़ा, ये हुआ तीसरा टुकड़ा। आई कन्वर्ट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। चलो मानते हैं कि हर एक टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट के डबल डैश से काटा और जोड़ दिया, मतलब इसका भी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? जो था वही, काटने के बाद तो फिर से जोड़ दिया हूं। अच्छा, लेकिन अगर यही चीज एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, हम कहेंगे 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k डबल डैश, 1/k डबल डैश, 1/k डबल डैश, मतलब 1/k। क्योंकि ये k इक्विवेलेंट कितना है? सेम स्प्रिंग तो है, काट के जोड़ दिया हूं, तो जो था पहले अभी वही है, k है। सो दैट इज इक्वल टू, ये तीनों को जोड़ो तो 3/k डबल डैश। इससे क्या पता चला? k डबल डैश इज 3k। तो हम क्या देख रहे हैं? जितना छोटा टुकड़ा काट के लाएंगे उतने ज्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। वही हम बोल रहे थे, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल लेंथ, मोर इज द लेंथ, लेस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो क्या कंक्लूजन मिला? सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ। व्हाट इज L? L इज नेचुरल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कहेंगे k इंटू L दैट इज ए कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ इज ए कांस्टेंट। सो when a spring is cut into different sections of lengths L1, L2, L3, etc. having constants, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1, K2, K3, etc. respectively, we can say
K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K3 L3 and so on। अगर कोई एक स्प्रिंग को हम टुकड़े टुकड़े किए, हर टुकड़ा का अलग अलग लेंथ है L1 L2 L3, अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 K2 K3, तो आपको हो गए K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K3 L3 like that, because spring constant is inversely proportional to the natural length of the spring। Don't confuse with the length। स्प्रिंग को खींच के लंबा कर देने से K चेंज नहीं होगा, नेचुरल लेंथ बदलने से रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जब तक नहीं बदला स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आया। अब मैं क्या करने वाला हूं, हमारे पास दो स्प्रिंग लगे हैं, इनको ए से कनेक्ट किया गया है, ए से, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे कनेक्टेड है, हम यहां से पकड़ के खींच रहे हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। ऐसा कनेक्शन को हम कहेंगे स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं इनको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, किसका, जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग है। हम कहेंगे ये अकेला स्प्रिंग इन दोनों को बराबर है, दोनों को निकालो, एक लगाओ चलेगा, ये लगाने से चलेगा। कब, जब यहां पर एक फोर्स लगाने से ये जितने आगे खींचा जाएगा, यहां पर एक फोर्स लगाने से ये अगर उतने ही आगे खींचा जाएगा तो कहेंगे हाँ दोनों बराबर, दोनों बराबर है। अच्छा ऐसा है, ठीक है। अब हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो बनाया है, इन दोनों को रिप्लेस करने वाला सिंगल स्प्रिंग, उसका कांस्टेंट पता करना है। चलो पहले सोचते हैं कि जब हम इसको खींचे, ये स्प्रिंग यहां तक लंबा हो गया, ये स्प्रिंग यहां तक लंबा हो गया, और आप खींच रहे हो और यहां तक आने के बाद और आगे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला स्प्रिंग वापस खींचने लगा है, नीचे वाला स्प्रिंग वापस खींचने लगा है। ऊपर वाले का फोर्स F1, नीचे वाले का फोर्स F2। तो फिर सेम केस अगर इधर ही होगा तो हम क्या कहें, पहला चीज तो हम नोटिस किए सीरीज कनेक्शन में सब में क्या बराबर था, फोर्स। लेकिन अभी क्या हुआ है देखो, तो ये जितना खुल गया है ये उतना ही खुल गया है। सो इन पैरेलल कनेक्शन एलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग, एक्सक्यूज मी, elongation is same in each spring। हर एक स्प्रिंग में बराबर elongation हुआ है, ठीक है। F1 is spring force in K1, कितना होगा, K1 F0। F2 स्प्रिंग फोर्स इन K2, कितना होगा, K2 F0। और F क्या है, स्प्रिंग फोर्स इन K इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको यहां तक खींचे तो ये हमें खींचने लगा वही फोर्स में, इसलिए तो मेरा फोर्स आगे नहीं जा रहा, मेरा फोर्स F था, यहां तक आके रुक गया। सो यू विल से इट इज K इक्विवेलेंट F0। दोनों जगह हम बराबर फोर्स लगाए थे। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पकड़ के रखे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इसलिए आगे नहीं जा रहा है, ये दोनों रोक रखे। F क्या था, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू X0, है ना, ये K1 X0, ये K2 X0, गया X0 दोनों तरफ से। The equivalent spring constant is ordinary sum of individual spring constants। हो गया ना,
पैरेलल में कुछ दूसरा फॉर्मूला था, सीरीज में कुछ दूसरा फॉर्मूला था, पैरेलल में ये फॉर्मूला निकल के आया। When a number of springs are connected in parallel, equivalent spring constant is ordinary sum of their individual spring constants। ठीक है, let me make out the solution। सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम इनको, चलो ये कॉम्बिनेशन को कुछ में ऐसे लिखता हूं, यहां से यहां तक कुछ स्प्रिंग लगे, सबको मिला के एक स्प्रिंग बनाता हूं, आई कॉल इट K1। यहां से यहां तक दो स्प्रिंग लगे, उनको मिला के एक स्प्रिंग बनाता हूं, आई कॉल इट K2। और इधर से खींच रहे हैं। बाय द वे K1 क्या है? K1 I have taken equivalently for these three, they are all in parallel, K plus 2K plus 4K is 7K। K2 I have taken equivalently for these two, 3K plus 6K, that is 9K। अच्छा, now K1 K2 are in series, equivalent spring constant क्या हो जाएगा? It is 1 by K1 plus 1 by K2। और अगर हमारा ओरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, K1 K2 by K1 plus K2, 7 into 9 by 7 plus 9 is 63, K by 16 हो गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 63K by 16। उल्टा लिख दिया है शायद, हाँ उल्टा लिख दिया है अनुभव मुंशी। इट इज 63K by 16 है ना, तो इट इज कमिंग 3.9375। कोई कैलकुलेट कर लिया शुभम राव? ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें लेट x1 is elongation in 3K, x2 is elongation in 2K। Spring forces are same in series, spring force are same, spring force are same, मतलब स्प्रिंग फोर्स पहले वाले में दूसरे वाले में बराबर होगा। अगर ये x1 खुल गया है, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? 3K into x1, दूसरे में 2K into x2। मारपीट करो, क्या मिला? 3x1 is equal to 2x2। हाँ, ये समझ में आया। दिया है कि the combination is stretched by 5 cm। Here x1 ये खुल गया है, x2 ये खुल गया है, तो आप कहोगे x1 plus x2 is 5, equation number 2। Now you can very easily solve these two equations। Solving वो वाला काम हम नहीं करने वाले। x1 is 2 cm, x2 is 3 cm। करेक्ट। देखा, कुछ लोग कितना फटाफट बना देते हैं, इसलिए कहते हैं बच्चे दिल के अच्छे, दिमाग के भी अच्छे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3, चले लग जाते हैं इसके पीछे क्या देता है, सॉल्यूशन देखते हैं। A spring of constant K was cut into 3 parts। एक लंबा स्प्रिंग था, इसको 3 टुकड़ा किए, तीनों टुकड़े का लेंथ अलग अलग था। चलो मानते हैं कि ये सबसे छोटा टुकड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा। मान लेते हैं इसका लेंथ L है, इसका लेंथ 3L है, इसका लेंथ 5L है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3। स्मॉलेस्ट सेक्शन पूछा है, तीनों सेक्शन का निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K हम जानते हैं। लिख दोगे तो लोग सोचेंगे कि इनको मालूम है। We know that
हो सकता है मालूम नहीं है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, वी नो दैट लिख देना। वी नो दैट K1 into L, spring constant into length is a constant, is equal to K2 into 3L is equal to K3 into 5L is equal to K, पूरा स्प्रिंग, पूरा लेंथ कितना है, L plus 3L plus 5L, it is 9L। तो अगर हमें K1 का वैल्यू चाहिए कितना होगा, देखो तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। इफ यू इक्वेट दिस टू क्या मिलेगा, K1 is equal to 9K, और अगर K2 चाहिए, K2 will be equal to 3K, K3 चाहिए, K3 will be equal to 9K by 5, तीनों का वैल्यू मिल गया, है ना, सिंपल सा था। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ दिया हूँ, स्टार वाला क्वेश्चन देने वाला हूँ आगे, स्टार वाला क्वेश्चन में आगे देने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्प्रिंग्स वर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, सेम फोर्स से खींचे, इसको जितना फोर्स खींचा ये वाले को भी उतने ही फोर्स खींचा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। तो x1 कितना होगा, F by K1, x2 कितना होगा, F by K2। क्या दिया है, x1 by x2, the elongations are in the ratio 2:3, करो तो F by K1, F by K2 is equal to K2 by K1। सो क्या मिला, K2 by K1 is equal to 2/3। अच्छा, if they are elongated by same amount, ये स्प्रिंग को x खींच लिए, इस स्प्रिंग को x खींच लिए, और ये स्प्रिंग को भी x खींच लिए, ठीक है, इसको भी x खींच लिए, दोनों स्प्रिंग को x खींच लिए। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, K1x, F2 क्या होगा, K2x। तो F1 by F2 क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, K1 by K2 कितना है, K2 by K1 2/3 है, ये 3/2 हो जाएगा। तो मिला the forces will be in the ratio 3:2, ठीक है ना। See, now I want to find out the equivalent spring constant। दिया गया है ये सब अरेंजमेंट में, पॉइंट P को थोड़ा सा नीचे खींचे, क्या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा। मतलब ये हुआ कि ये सारा मतलब चीज एक डिब्बे के अंदर छुपा हुआ है और आपको कुछ दिख नहीं रहा है, और कहा गया P पॉइंट को खींचो और बताओ कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब कोई भी अगर डिब्बे के अंदर बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए हैं, बहुत सारे स्प्रिंग उल्टा पुल्टा लगा है, एक नाड़ा निकला है, अंदर जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, कैसे पता करते हैं, हम इसको F फोर्स लगा के खींचेंगे, अगर ये x आगे चला गया तो अंदर का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, F by x, है ना, यही है कंसेप्ट। अगर यही कंसेप्ट जो क्लू में मैं लिखा हूं। चलो सोचते हैं कि इसको अगर हम F फोर्स में खींचे तो यहाँ पे फोर्स होगा F, यहाँ पे फोर्स होगा F, और ये पुली है एट इक्विलिब्रियम, इसमें फोर्स होगा F 2F। ये बात सबको समझ में आ रहा है। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, ये F हुआ, ये F हुआ, इधर को हुआ F, इधर को हुआ F, ये हो जाएगा 2F। मतलब ये स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा 2F, सॉरी ये स्प्रिंग का फोर्स होगा 2F। ये स्प्रिंग कितना खुल जाएगा, ये खुल जाएगा 2F by K, क्योंकि इसका कांस्टेंट K, ये कितना खुल जाएगा 2F by K। ये जितना खुल जाएगा ये पुली उतना ही नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2F by K। अब ये पुली टू फोल्ड है, देखो ये पुली अगर x नीचे आता है, ये थ्रेड नीचे कितना आएगा 2x। तो what will be the elongation of this point, or what will be the distance moved by this point, it will be 4F by K। समझ में आना चाहिए। देखो फिगर को दोबारा दिखाता हूं, ये पुली ऐसे था, P पॉइंट ये से था, अगर ये थोड़ा और लंबा कर देता हूं तो समझाने के लिए आसान होगा। P पॉइंट यहाँ पे था,
ये पुली अगर नीचे आ गया x, मतलब x डिस्टेंस आ गया, ये हो गया x, तो पुली आ गया यहाँ पे, तो इधर का x थ्रेड, इधर का x थ्रेड, दोनों इधर आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, ये पुली अगर नीचे आता है x, तो इधर का x थ्रेड, इधर का x थ्रेड, दोनों तो निकल के आ जाएंगे ना। कितना आएंगे? ये पॉइंट कितना नीचे चले जाएगा? 2x। वही है, अगर हम F फोर्स में खींचे, यहाँ पर फोर्स होगा F, यहाँ पर फोर्स होगा F, यहाँ पर फोर्स होगा 2F फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली। यहाँ पर अगर 2F हुआ, स्प्रिंग में फोर्स होगा 2F, स्प्रिंग में होगा फोर्स 2F, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा? 2F/k। स्प्रिंग जितना लंबा हो जाएगा, पुली उतना नीचे आ जाएगा। पुली जितना नीचे आ जाएगा, उसका डबल ही नीचे जाएगा। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P? 4F/k। और हमें क्या चाहिए था? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? F फोर्स लगा के खींचे और ये नीचे गया x, F/x, what is that? K/4. So you find equivalent spring constant realized in the first case is K/4. Now you see here in this case, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, अब जब दोनों को हम खींचे फोर्स F लगा के, तो यहां पे तो फोर्स होगा F, यहां पे होगा F, यहां पे होगा 2F, ये खुल जाएगा 2F/k, क्योंकि ये स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स हो गया है 2F। कहां से आया? फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ द पुली, ये 2F हो गया है, तो इसमें खुल जाएगा 2F/k। इसमें फोर्स कितना हो गया है? F, तो ये कितना खुल जाएगा? ये खुल जाएगा F/k। ठीक है ना, ये स्प्रिंग खुल जाएगा F/k। सोचना है कि P पॉइंट नीचे कितना जाएगा, वो x है, x कितना नीचे जाएगा P पॉइंट, वो हमें निकालना। अच्छा, अगर ये F है, ये 2F है, ये खुल गया 2F, तो ये पुली कितना नीचे जाएगा? ये जितना खुल जाएगा, कितना? 2F/k। मतलब अगर ये पुली नीचे जाता है 2F/k, तो ये x नीचे जाएगा 4F/k। उसके साथ साथ ये भी खुल जाएगा, ये खुल गया F/k, जितना खुल गया सब इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? F/k मिलके क्या हो गया? 5F/k। तो फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कहलाएगा? F/x। हम तो अभी अभी देखे x = F/k, सो F/x हो गया K/5, and that is what is the correct answer. ठीक है।